अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने वल्वुलर हार्ट डिजीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने मिट्रल वॉल रिगर्गिटेशन एंड मिट्रल वॉल स्टेनोसिस के हवाले से पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं एआर्टिक स्टेनोसिस। तो एआर्टिक स्टेनोसिस को स्टार्ट करने से पहले हम एआर्टिक वेल के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एआर्टिक वेल। तो एआर्टिक वेल जो है ये एक ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वेल है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एआर्टा। और हार्ट में हमने पढ़े थे कि टू टाइप की वेल होती है, एक को हम बोलते हैं इनलेट वेल और दूसरे को हम बोलते हैं आउटलेट वेल। तो इनलेट वेल कौन सी होती है? जिसके जरिए ब्लड एंटर होती है टू डिफरेंट चेम्बर्स। और आउटलेट वेल कौन सा है? आउटलेट वेल के जरिए जो है ब्लड आउट होती है फ्रॉम द हार्ट। तो इनलेट वेल जो कि ट्राइकस्पिड वाल था और मिट्रल वाल था, वो इनलेट वेल है। और जो आउटलेट वेल है उसमें पल्मोनरी वेल और एआर्टिक वेल। तो एआर्टिक वेल हमारे पास कौन सा वेल है? ये आउटलेट वेल है। तो पल्मोनरी वेल जो है वो हार्ट से ब्लड लेके जाती है टू द लंग्स और द ऑक्सीजनेशन। तो जो एआर्टिक वेल होता है वो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एआर्टिक वेल जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एआर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं कि आउटलेट वेल है। और नॉर्मली एआर्टिक वेल की डायमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो अब हम एआर्टिक स्टेनोसिस स्टार्ट करेंगे। बट इस एआर्टिक स्टेनोसिस, तो जैसा कि हमने देखा ना कि एआर्टिक वेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एआर्टिक वेल लेफ्ट वेंट्रिकल और एआर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये ट्राइकस्पिड वॉल है और ये आउटलेट वॉल है। हमने पढ़ा था ना कि हार्ट में टू टाइप के वेल होते हैं, जिसको एक को हम इनलेट बोलते हैं और दूसरे को हम आउटलेट वेल। तो इनलेट के जरिए ब्लड जो है वो एंटर करती है और आउटलेट के जरिए ब्लड जो है वो आउट होती है। तो एआर्टिक वेल कौन से वेल है? ये आउटलेट वेल है। और इनलेट वेल कौन से है? जो कि ट्राइकस्पिड वेल और मिट्रल वेल। तो ये दोनों जो है ये इनलेट वेल है, और एआर्टिक वेल एंड पल्मोनरी वेल जो है ये आउटलेट वेल है। ये ब्लड को हार्ट से आउट करती है। तो एआर्टिक वेल क्या करती है कि एआर्टिक वेल ब्लड को अलाउ करती है टुवर्ड द एआर्टा, और एआर्टा के जरिए जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड चला जाता है। तो एआर्टिक वेल क्या करती है कि ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा तक एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देती है। तो ये काम है एआर्टिक वेल का। और इसकी ब्लैक बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करती है कि ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल तक ना जाए। अगर कहीं पे इसमें मसला आ जाए तो फिर स्टोनोसिस काज होती है। अगर एआर्टिक वेल की नैरोइंग हो जाए या कोई कैल्सिफिकेशन या प्लेग वगैरह आ जाए, तो इसकी वजह से फिर एआर्टिक वेल की नैरोइंग होती है। तो ब्लड जो है वो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में अकोमोडेट होगा। तो एआर्टिक वेल का फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट करती है थ्रू द एआर्टा, और एआर्टा के जरिए थ्रू आउट द बॉडी। और एआर्टिक वेल जो है ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। तो एआर्टिक वाल स्टेनोसिस हम किसे कहते हैं कि जब एआर्टा या एआर्टिक वाल में नर्विंग आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे स्टेनोसिस काज हुई है। तो जो एआर्टा है या एआर्टिक वेल है उसमें अगर नर्विंग आ जाए तो उसको हम कहेंगे एआर्टिक स्टेनोसिस, नर्विंग ऑफ एआर्टा या फिर एआर्टिक वाल में। तो जब एआर्टा या एआर्टिक वाल में की स्टेनोसिस आ जाए उसको हम कहेंगे एआर्टिक स्टेनोसिस। तो अब इसमें कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से एआर्टिक वेल में नर्विंग आती है। तो कौन कौन से काज है? एक को हम कहते हैं कि कुछ प्राइमरी काज है, कुछ इसकी सेकेंडरी काज है। तो अगर काज हम किसे कहते हैं कि जब एआर्टिक वॉल डायरेक्टली इफेक्ट हो जाए, एआर्टिक वेल डायरेक्टली इफेक्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी काज ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस है, डायरेक्टली अगर ये इफेक्ट हो जाए। तो किस तरह ये डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि जब कभी भी एआर्टिक वेल में अगर कैल्सिफिकेशन काज हो, कि जब कैल्सिफिकेशन काज हो जाए इसमें, या कोई प्लेग डिपोजिशन आ जाए, प्लेग डिपोजिशन इसमें हो जाए, या फिर इन एनएलएस में कोई एबनॉर्मलिटी काज हो जाए, तो इन कंडीशन की वजह से एआर्टिक वॉल में स्टेनोसिस काज होती है। तो ये सारे थे हमारे प्राइमरी काज। प्राइमरी काज में एआर्टिक वेल जो है डायरेक्टली इफेक्ट होता है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन या कोई प्लेग डिपोजिशन या एनएलएस में एबनॉर्मलिटी की वजह से एआर्टिक वेल डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड प्राइमरी काज है। तो अब हम सेकेंडरी काज के बारे में जाएंगे कि व्हाट इज सेकेंडरी काज ऑफ द एआर्टिक वेल स्टेनोसिस। तो सेकेंडरी काज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम अंडरलाइंग डिजीज को
माइंड में रखेंगे कि कोई भी अंडरलाइन डिजीज कंडीशन होगी तो उस वजह से एआर्टिक स्टेनोसिस काज हुई है। तो अंडरलाइन डिजीज कंडीशन में कौन सी डिजीज कंडीशन आएंगे कि अगर एक बंदे को रेमेटिक फीवर काज हुआ है, और रेमेटिक फीवर क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन पे एक बंदे को हुआ है, इसकी वजह से रेमेटिक फीवर काज होगा, और रेमेटिक फीवर की काज होने की वजह से एआर्टिक स्टेनोसिस काज होगी। तो रेमेटिक फीवर जो है ये सेकेंडरी काज ऑफ द, तो ये सेकेंडरी काज ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस है। अब नेक्स्ट जो सेकेंडरी काज आता है इसको हम कहते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज। तो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी वो एबनॉर्मलिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी। तो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी में क्या होता है कि जो एआर्टिक वॉल हमने पढ़ा, एआर्टिक वॉल नॉर्मली ट्राइकस्पिड वॉल होता है, इसमें 3 कस्प ऑफ मसल होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल। लेकिन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी में क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वेल होता है वो बाइकस्पिड बन जाते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कमिशर पे जो कि मीटिंग पॉइंट ऑफ द कस्प जिसको हम कमिशर बोलते हैं, उस पे जो 3 कस्प ऑफ मसल जो है, तीनों कस्प जो है वो एआर्टिक एनुलस पे मिलते हैं। लेकिन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज में क्या होगा कि कमिशर की फ्यूजन होगी, कमिशर की फ्यूजन होगी, और इस वजह से जो कस्प होते हैं वो एआर्टिक एनुलस पे एबनॉर्मली मिलते हैं, एबनॉर्मली फ्यूज एट एआर्टिक एनुलस। तो इसको हम कहते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज। तो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज में क्या हुआ कि जो ट्राइकस्पिड वेल होता है वो बाइकस्पिड बनता है बाय बर्थ, और इसमें जो कमिशर है वो उसकी फ्यूजन होती है, तो इसकी फ्यूजन की वजह से जो वाल बनता है वो बाइकस्पिड होता है, और इसकी वजह से एआर्टिक स्टेनोसिस काज होती है। नेक्स्ट जो सेकेंडरी काज ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस है उसमें आता है सिनाइल एआर्टिक स्टेनोसिस। तो सिनाइल हम कैसे कहते हैं, सिनाइल कहते हैं विद एज। तो जब एज के साथ एआर्टिक स्टेनोसिस का होती है उसको हम कहते हैं एआर्टिक सिनाइल एआर्टिक स्टेनोसिस। तो एज के साथ क्या होता है कि जब बंदा एजेड होता है उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन स्टार्ट होती है, उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन स्टार्ट होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी स्टार्ट होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से एआर्टिक स्टेनोसिस काज हो सकती है। अब अगर एक बंदा है वो एक्टिव स्मोकर है, या उसको डायबिटीज हुई है, या उसको हाइपरटेंशन है, तो उसमें भी एआर्टिक स्टेनोसिस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जब एज के साथ साथ एआर्टिक स्टेनोसिस खास होती है इसको हम कहते हैं सिनाइल एआर्टिक स्टेनोसिस। तो स्मोकर है या फिर हाइपरटेंसिव है, तो हाइपरटेंसिव बंदा है या स्मोकर है तो इसकी वजह से एआर्टिक स्टेनोसिस काज होती है। नेक्स्ट जो काज है सेकेंडरी काज ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस को हम कहते हैं एसएलई। तो इसलिए हम किसे कहते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो अपने हेल्दी टिश्यू पे अटैक करता है और वो एआर्टिक स्टेनोसिस काज करता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी के अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी हेल्दी सेल को पे अटैक करेगा और उसमें स्टेनोसिस काज करेगा। तो अगर हार्ट की मसल पे वो अटैक करेगा तो उसमें एआर्टिक स्टेनोसिस काज कर सकता है। वो जो काजें आते हैं उसमें सबवॉल्वुलर एआर्टिक स्टेनोसिस एंड सुप्रा वॉल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन। तो सब वॉल्वुलर एआर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो डायफ्राम का फाइब्रस लेयर है अगर वो एआर्टिक ओरिफिस के बिल्कुल नीचे आ जाए तो उसको हम कहेंगे सब वॉल्वुलर एआर्टिक स्टेनोसिस, और इसकी वजह से स्टेनोसिस काज होगी। तो डायफ्राम का जो लेयर फाइब्रस लेयर है वो बिलो एआर्टिक ओरिफिस आ जाए और इसके और उस एरिया पे वो स्टेनोसिस काज कर ले, तो इसको हम कहेंगे सब वॉल्वुलर एआर्टिक स्टेनोसिस। अब सब वॉल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो डायफ्राम का फाइब्रस लेयर है वो एआर्टिक ओरिफिस के बिल्कुल ऊपर आ जाए और उसको बिल्कुल ब्लॉक करे, तो इसकी वजह से स्टेनोसिस काज होगी। वो जो है वो ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो इसका हम कहेंगे सब वॉल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन। डायफ्राम का जो फाइब्रस लेयर है
अबाउट द एआरटिक ओरिपस का। तो ये क्या करते हैं, वो ओरिपस को ब्लॉक करेगा और इसमें स्टेनोसिस काज होगी। तो इसको हम कहेंगे सबवल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबवल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि विलियम सिंड्रोम काज होगा, विलियम सिंड्रोम। और विलियम सिंड्रोम में क्या होगा कि बंदे को मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटली वो रिटार्डेड होगा, और इसमें हाइपर कैल्सीमिया भी काज होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस के हवाले से। तो एआर्टिक वेल हमने पढ़ा ना कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एआर्टा के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एआर्टिक। डिजीज कंडीशन की वजह से या फिर या तो कैल्सिफिकेशन की वजह से या प्लेक डिपोजिशन की वजह से या कोई इनवेस एबनॉर्मलिटीज है या फिर रेमेटिक फीवर हुआ है बंदे को या कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज है या एक बंदा एक्टिव स्मोकर है या फिर एक हाइपरटेंसिव बंदा है। तो अगर इस वजह से एआर्टिक वेल में स्टेनोसिस काज हो जाए तो इसको हम कहेंगे एआर्टिक स्टेनोसिस। तो जब एआर्टिक स्टेनोसिस काज होती है, इसमें जब एआर्टिक वेल इसकी नियरिंग हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा की तरफ फ्लो नहीं करेगा, तो ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में अकोमुलेट होगा। तो जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में अकोमुलेट होगा तो कार्डिक आउटपुट नहीं तो मेंटेन होना है, तो ब्लड क्या करेगा कि वो कार्डिक मसल पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जैसे ही ब्लड कार्डिक मसल पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी काज होगी। तो एआर्टिक स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज हुई। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज होती है तो ज्यादा ब्लड जो है वो यहाँ पे अकोमुलेट होगा, और जैसे ही ये डिजीज कंडीशन एडवांस स्टेज में चली जाती है तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम करना छोड़ देंगी। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम करना छोड़ देगी तो ये मेटल वेल को भी अफेक्ट करेगा। तो जब मेटल वेल अफेक्ट होगा तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा टू पल्मोनरी वेन। तो जब ब्लड पल्मोनरी वेन में चला जाता है तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी काज होगी। तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है तो ये एक एडवांस स्टेज है। तो जब भी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी काज होगी। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर ये डिजीज एडवांस स्टेज में चला जाए तो इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन भी होगा। तो जब भी हाइपरट्रॉफी काज होती है तो हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए फॉर द ऑक्सीजनेशन, और यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो जो करोनरी आर्टरी है प्रेजेंट होती है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा तो वो भी नैरो होगा, तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो इसकी वजह से इस्कीमिया भी काज होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से करोनरी आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से इस्कीमिया भी काज हो सकता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से इस्कीमिया काज होगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी काज होती है। लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ये एक एडवांस स्टेज है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस के हवाले से कि जब भी एआर्टिक स्टेनोसिस में नियरिंग आ जाती है तो इसकी वजह से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में अकोमुलेट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में तो कार्डिक आउटपुट नहीं तो मेंटेन होना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में क्या होगा कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के मसल पे प्रेशर अप्लाई करेगा और उसमें हाइपरट्रॉफी काज होगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की साथ जो है वो तो करोनरी आर्टरी पे भी प्रेशर पड़ता है और हार्ट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए फॉर द ऑक्सीजनेशन क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई है। तो जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसमें इस्कीमिया भी काज हो सकती है। तो अगर ये हाइपरट्रॉफी जो है वो ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रही है और डिजीज कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन भी काज हो सकता है और इसकी वजह से लेफ्ट माइट्रल वेल भी इफेक्ट होगा। तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन तक और पल्मोनरी वेन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी काज कर सकता है। तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज होती है या एआर्टिक स्टेनोसिस में कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है। और इसकी वजह से ये सारी डिजीज कंडीशन काज हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, करोनरी आर्टरी जो है वो भी नैरो हो जाती है, इसकी वजह से इस्कीमिया काज हो सकता है और फिर हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। और इसको हम कहेंगे जब हार्ट फेलियर होगा टू
ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, उसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर।